आज क्या मुद्दा है? आपने थंबनेल देखा होगा और समझ ही गए होंगे कि आज मैं मुसलमानों के ऊपर ही बात करने वाला हूं। मुसलमान वो धर्म था, वो समुदाय था जिसे आज कमजोर माना जाता है भारत के अंदर। मेरे से एक ही एस्पेक्ट्स रखें इस वीडियोस को, मतलब लास्ट तक देखने तक में, कि मैं केवल इस टॉपिक्स में वही रिलेट करूंगा मुसलमानों के कमजोर होने की कहानियों को लेकर, मुसलमान किस तरह से इतिहास को दोहराने की परिकल्पना को हवाले देकर स्वयं को कमजोर बना रहा है। इन सभी चीजों पर जो है आज मैं आप सबों को जो है एक तरह से ध्यान आकृष्ट करवाऊंगा। मुसलमानों से सबसे पहली अपील तो यह है कि वो जो भारत के अंदर 19-20 करोड़ मुसलमान हैं, वो अरब देशों के जो मुसलमान हैं, अरब देश के जो मुसलमान जो देश हैं, उस पर कूदना छोड़ दें। भारत के अंदर हो या फिर दुनिया के किसी भी देश के अंदर हो, मजबूती से जो दुनिया में टिका है, मजबूती से जो दुनिया में खड़ा रहता है, उसी का दुनिया साथ देता है। तुम कभी ये जो कहते हो कि गल्फ कंट्री हमारे तरफदार हैं, गल्फ कंट्री हमारे लिए जरूर लड़ेगा, तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है भारत के मुसलमानों का। अपनी कम्युनिटी को सशक्त करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, 2 रोटी 4 रोटी कम ही खाओ, 2 वक्त की रोटी नहीं खाओ, भूखे रहो, लेकिन अपने औलादों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपनी बेटियों को पढ़ाओ, अपने बेटों को पढ़ाओ। ये तुम्हारी जो है मजबूती का सबसे बड़ा कारण बनेगा। याद रखना, भारत में मुसलमानों का आगमन 7वीं शताब्दी में होता है। तब से लेकर के जिस तरह से मुसलमानों का प्रवेश भारत में हुआ और भारत में जिस तरह से मुसलमानों का विकास हुआ, मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ती गई, वो कारण जब 11वीं 12वीं शताब्दी में गुलाम वंशों ने अपनी स्थापना डाली, और फिर गुलाम वंश से खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, और फिर जब बाबर 1526 में इस्लाम के साथ जिस तरह से वो भारत के अंदर एंट्री लेता है और मुगल वंश की, मुगल जो साम्राज्य है उसकी जब स्थापना करता है, उसके बाद से एक मुसलमानों का एक और नया दौर चलता है। मुसलमानों को जो है और अधिक सशक्त किया जाता है। उस समय काल में मुसलमान सबसे अधिक शक्तिशाली कहलाता है भारत के अंदर। लेकिन इसी मुगल वंश में, इसी मुगल साम्राज्य में जब औरंगजेब का समय काल खत्म होता है 1707 के बाद, जो है मुसलमानों की परिस्थिति थोड़ी डगमगाती है, क्योंकि वहां पे ब्रिटिशों का जो है हस्तक्षेप होता है, और ब्रिटिशर्स जब भारत पर हस्तक्षेप करता है तो वो सबसे बड़ा कारण बनता है हिंदू और मुसलमान के बीच अलगाव का, और वो कारण खोज करके जो है 1919 का जो है मतलब वो अधिनियम ला करके वो दोनों हिंदू और मुसलमानों को अलग कर देता है। लेकिन 1707 के बाद 1757 में और 1764 में प्लासी के साथ साथ बक्सर में जो है क्रमशः जो युद्ध हुआ, वो युद्ध जो है एक तरह से तय कर दिया कि मुसलमानों का शासन अब भारत के अंदर, मुसलमानों का शासन अब भारत के जो है धरती पर चलने वाला ज्यादा दिनों तक नहीं है। और उसके बाद जब ब्रिटिशर्स अपने अपने जो है गवर्नेंस को यहाँ चलाया, मतलब जिस तरह से भारत पर राज्य किया, और जो फूट डालो और शासन करो की जो नीति उसकी थी, वो कहीं ना कहीं जब वो एक तरह से जमीन पर उतारा, तो वो एक तरह से भारत में मुसलमान और हिंदुओं के बीच का फूट का सबसे बड़ा कारण बना। और आज जिस तरह से मुसलमान कमजोर हैं, इसकी नींव 1764 के युद्ध के बाद ही पड़ गई थी, और जिस तरह से आज कमजोर हैं, उसी तरह से वहीं से स्टार्ट जो हुआ कमजोर की सिलसिला, वो आज तक कमजोर के कमजोर ही हैं। इतिहास में कुछ एक्सेप्शंस को वो लेकर के हवाला देते हैं कि हमारे मुसलमान कौम से ही, हमारे मुसलमान समुदाय से ही ये थे। तुम्हें मालूम नहीं कि हम मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम के हैं? तुम्हें मालूम नहीं कि हम अब्दुल हमीद के हैं? वो अब्दुल हमीद वही है जो पाकिस्तान के 5 टैंकों को एक अकेले जो है मतलब बर्बाद कर दिया था। इन सभी चीजों का हवाला देना छोड़ो, तुम क्या चीज हो और अभी तुम कितने सशक्त हो, इस चीज पर गौर करो। मुसलमानों, एक चीज अपील के साथ मैं कहना चाहता हूं, इंडिया गेट पर जो है नाम लिखा हुआ इस इतिहास को दोहराने की जो है कल्पना को बंद करो। किसी को यह हवाला देना बंद करो कि जाकर के इंडिया गेट पर जाकर के देख लो कि वहां ज्यादा शहीद कौन हुआ था। इन सभी चीजों से तुम्हारा आज कुछ नहीं होने वाला। जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब क्या होगा इस चीज की कभी कभी तुमने सोचा है? आने वाले समय काल में जिस तरह से एक डिमांड होगी कि नॉलेज के बेस पर जो इकोनॉमी चलेगा, जिस तरह से तुम्हारे अंदर स्किल होगी उसके अनुसार जो इकोनॉमी चलेगा, उसमें तुम कितने सशक्त हो इस पर कभी तुमने गौर किया है? तुमसे जब भी कोई कुछ भी पूछता है तो तुम एपीजे अब्दुल कलाम का नाम दे देते हो, अब्दुल हमीद के हवाले से जो है कह देते हो कि मैं इस तरह से राष्ट्रभक्त हूं, और ये कहते हो हमारे देश के अंदर यानी कि भारत का जो 5वां सबसे अमीर व्यक्ति है अजीम प्रेम जी, उसके हवाले से कहते हो कि सबसे बड़ा दानी व्यक्ति है।
इन सभी चीजों से मुसलमानों याद रखना, तुम्हारा भला नहीं होने वाला। अगर तुम्हें शक्तिशाली बनना है तो तुम्हें स्वयं को शक्तिशाली बनाना होगा। किसी दूसरे की शक्ति को अपने अपने नाम करने की आवश्यकता तुम्हें नहीं है, और अगर ऐसा तुम करते हो तो सबसे बड़े मूर्ख अगर दुनिया के अंदर कोई होगा तो वो ये मानने वाला होगा कि हमारे समुदाय से ये लोग शक्तिशाली हैं। ये तुमने कभी गौर नहीं किया कि मैं कितना शक्तिशाली हूं। यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। इतिहास के हवाले देकर बचो मत, स्वीकार करो और ये मानो कि तुम कमजोर हो। यही मानना हुआ जो होगा, यही जो तुम जब मानोगे कि मैं कमजोर हूं, तभी तुम्हें अवसर मिलेगा कि मैं आगे बढ़ूंगा। अन्यथा तुम्हें अवसर नहीं मिलने वाला कि तुम आगे बढ़ोगे, क्योंकि यही एक दुनिया की रीत है। स्वयं को जब तक तुम मानोगे नहीं कि मैं गलत करता हूं, तब तक तुम सही कर नहीं सकते, और जब तक तुम सही करते ही नहीं हो और उस चीज को मानते हो कि मैं सही हूं, तब तक तुम बेहतर हो नहीं सकते। भारत के इतिहास में यह भी दर्ज है कि 6 राज्यों के जो है मुख्यमंत्री मुसलमान हुआ, लेकिन कभी ये गौर करो कि उन 6 राज्यों में जो मुसलमान मुख्यमंत्री बना, एक का भी कार्यकाल जो है 5 साल का जो होता है उन्होंने पूरा किया नहीं। 22 जनवरी को जो राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठान जो समारोह हुआ, उस चीज को देखकर मुसलमानों ने अपने आप को समझा लिया होगा कि मैं अभी उस योग्य नहीं हूं कि कुछ कर सकता हूं। और याद रखना, इस चीज में तुम कभी योग्य बनोगे भी नहीं अगर तुम्हारी फितरत नहीं सुधरेगी, अगर तुम स्वयं को सुधारोगे नहीं, शिक्षा व्यवस्था में अपने समाज को आगे बढ़ाओगे नहीं, तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते। बिना एजुकेशन के, बिना किसी जो है व्यवस्था के साथ जो है अगर तुम किसी से अगर उलझना चाहोगे तो सबसे ज्यादा जो है लात मुक्कर तुम ही खाओगे। कहा जाता है इतिहास के पन्नों में मुसलमानों का इतिहास बहुत बेहतर है, लेकिन अभी के समय काल में जिस तरह से भारत जब आजाद हुआ, उसके बाद के समय काल में जिस तरह से भारत में 1991 के आसपास में मुसलमानों की आबादी थी वो बढ़ी, लेकिन तुम्हारे अंदर विकास की दर कितनी बढ़ी उस चीज पर कभी तुमने गौर नहीं किया। तुम 13 करोड़ से 20 करोड़ हो गए, लेकिन तुमने कभी ये गौर नहीं किया कि तुम्हारे लिए देश के अंदर संसाधन कितनी सीमित है। कभी तुम्हारे लिए ये समझ में नहीं आया कि भारत के अंदर किसकी सरकार है। कभी तुम्हें यह समझ में नहीं आया कि जिस तरह से व्यवस्थाएं बनती जा रही है वो तुम्हें और कमजोर बनाएगा। कभी तुम्हें यह समझ में नहीं आया कि आज जिस तरह से सरकार तुम्हारे खिलाफ है वो आने वाले समय काल में भी रहेगी, क्योंकि तुम कमजोर हो। ये बात तुम्हें समझना होगा। अगर मुसलमान इस चीज को तुम नहीं समझ सकते, अगर मुसलमानों के अंदर ये समझदारी नहीं आएगी, तो मैं यकीन के साथ कहता हूं कि ये अभी शुरुआत है। आने वाले समय काल में तुम्हें और अधिक परेशान किया जाएगा और अधिक टॉर्चर किया जाएगा, और ये भी जो है भावना तुम्हारे अंदर बढ़ी जाएगी कि तुम्हारा आने वाला नस्ल कमजोर होगा, और आने वाले नस्लों के अंदर यह भावना भरा जाएगा कि तुम्हारा जो नस्ल था, तुम जिस पीढ़ी के औलाद हो, वो जो था एक तरह से कमजोर था, तुम इधर आ जाओ, तुम इधर मजबूत बन जाओगे और उसे अवसर की प्राप्ति दी जाएगी। तब तुम सोचोगे कि मैं जिस पद पर था उसी का खामियाजा आज हमारा औलाद, आज हमारी जो है नई पीढ़ी जो है वो भुगतेगी। इतिहास में दर्ज वो नाम, वो लोकप्रिय व्यक्तित्व को जो है मतलब एक तरह से हवाला देना छोड़ दो। तुम स्वयं को देखो कि मैं अभी किस पद पर हूं, मैं क्या कर सकता हूं। मैं कब तक इतिहास के हवाले से अपने आप को कहूंगा कि मैं राष्ट्रवादी हूं। मैं कब तक इतिहास के हवाले से अपने आप को कहूंगा कि भारत के अंदर ज्यादा मुसलमान समर्पित होता है, भारत राष्ट्र के लिए ज्यादा मुसलमान समर्पित होता है। इस चीज को कहना बंद करो और अपने आप में ठानो कि जब तक तुम भारत की सरजमी पर रहोगे या फिर किसी भी सरजमी पर रहोगे, अपनी राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित रहोगे। लेकिन इसने इतने भर से टाल लेने भर से कुछ नहीं होने वाला। अपने समाज की विकास के लिए व्यवस्था जो होती है, शिक्षा व्यवस्था में अपने समाज को लाओ, एजुकेशन जो अपने समाज को दो, अपने घर के औलादों को पढ़ाओ। 2 वक्त की रोटी कम खाओ, 2 वक्त रोटी ना ही खाओ, लेकिन अपने औलादों को पढ़ाओ। ये शिक्षा ही है जो आने वाले समय काल में तुम्हें सशक्त बनाएगा। और ये जो तुम सोचते हो कि 2024 में शायद सरकार बदल जाएगी तो मारो का परिस्थिति बेकार से बेहतर हो जाएगा, तो ये चीज तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। किसी भी सरकार के आ जाने से तुम्हारी परिस्थिति बदलेगी नहीं, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। जिस तरह से आज तुम्हारे अंदर की खामियाजा को पकड़ के, खामियाजा को टारगेट करके, उस चीज को चिन्हित करके तुम्हारे ऊपर टारगेट किया जा रहा है, आने वाले समय काल में भी ऐसा होगा, क्योंकि तुम कमजोर हो और कमजोरों को कोई साथ नहीं देता। ये इतिहास गवाह है। अभी जिस तरह से कैपिटलिज्म की तरफ दुनिया भाग रही है, और इस एस्पेक्ट्स में अगर तुम सोचते हो कि कमजोरों का कोई साथ देने के लिए आएगा, समाज हित की अगर कोई बात करेगा, इकोनॉमिकली मैं जो डिपेंड हूं उस चीज को जो मेरी जो इकोनॉमिक जो व्यवस्था है, हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है, वो जो कमजोर है, उसमें कोई आकर हमारा साथ देगा।
ये चीज भूल जाओ, कोई तुम्हारा साथ नहीं देने वाला। ये पूंजीवादी दुनिया है और पूंजीवादी दुनिया में मजबूतों की पूजा होती है। पूंजीवादी दुनिया में जो सशक्त होता है उसकी पूजा होती है। पूंजीवादी दुनिया में उसे माना जाता है जो ज्यादा शक्तिशाली होता है, जो ज्यादा शक्ति का नेतृत्व करता है। लेकिन तुमने कभी ये नहीं सोचा कि तुम कितने शक्ति के नेतृत्व करता हो और कितनी शक्ति तुम्हारे अंदर मौजूद है। जिस तरह से आज तुम भटके हुए हो, मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि तुम खुदा को नहीं मानो, मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि वो काम नहीं करो, ये काम नहीं करो। मुझे बस इतना बताओ, भारत के अंदर रहने के लिए तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है, किस चीज को करके तुम बेहतर बन सकते हो। आई मीन क्या करोगे कि तुम्हें कोई बेहतर से बेहतर कहने योग्य बने। ये नहीं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी औकात क्या है। तुम इस हवाले में जाकर कहो कि इतिहास जाकर देख लो कि मुसलमान क्या है। इस चीज से तुम्हारा आज के समय में, आज के काल में कुछ नहीं होने वाला। आने वाले समय काल में तुमसे तुम्हारी पीढ़ी पूछेगी कि तुम क्या किए, और जब तुम कुछ नहीं करोगे तो आने वाले पीढ़ी को यह जवाब देना पड़ेगा कि मैं बेकार था, तू भी बेकार ही बन गया। आज मैं जो ये वीडियोस बना रहा हूं, इसमें मुझे किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाने की जो है मतलब मंशा से, किसी भी धर्म को जो है ये जो है एक तरह से ठेस पहुंचाने की चाह नहीं रख के ये वीडियोस बना रहा हूं। मुझे किसी भी धर्म से कोई एलर्जी नहीं है, लेकिन हर धर्म के लिए एक आवाज उठाने की जो आवश्यकता होती है, मैं उस एवज में मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि अगर तुम्हारे अंदर सशक्तिकरण की व्यवस्था होगी, अगर तुम्हारे अंदर शक्ति होगा, तभी दुनिया तुम्हें मानेगा। ये जो तुम कहोगे इस सरकार के बदल जाने के बाद तुम्हारी परिस्थिति बेहतर हो जाएगी, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी जो है गलतफहमी है, सबसे बड़ी जो है मतलब बुरी मानसिकता वाली जो है विचारधारा है। और इस चीज को जब तक तुम अपने मानसिकता से, अपनी मानसिक से अगर निकालोगे नहीं, तब तक तुम्हारा हालात, तुम्हारी व्यवस्था, तुम्हारी जो मतलब समाज है, तुम्हारा जो सोसाइटी है, तुम्हारा जो समुदाय है, वो बेहतर नहीं बनेगा। यह मैं लिख कर देता हूं। तो इसीलिए मुसलमानों, तुम्हें अब सुधरने की जो है आवश्यकता है। ये दौर आ गया है, तुम्हें एक तरह से अवसर मिला है कि तुम्हारे साथ जो टॉर्चर हुई है, तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है, तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, तो फिर वहीं से खड़ा हुओ, उठो, जागो, और तब तक जो है मतलब चलते रहो जब तक अपनी लक्ष्य की प्राप्ति तक जो है मतलब पहुंच ना जाओ। तो याद रखो, अगर जब तक तुम अपनी आप की यानी कि अपनी संघर्षता को जारी नहीं रखोगे, जब तक तुम मतलब एक कर्म योगी नहीं बनोगे, तब तक आने वाले समय काल में तुम्हारा पीढ़ी बेहतर नहीं होगा। और अगर चाहते हो कि तुम्हारी पीढ़ी भी तुम्हारे तरह ही जिल्लत सहे, तो फिर तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जहां हो वहीं रहो, 2 रोटी खा रहे हो तो 4 रोटी खाओ, अपने औलादों को मत पढ़ाओ। और अगर चाहते हो कि तुम्हारी जो पीढ़ी आने वाली है वो तुम पर गर्व करे, तुम्हारी जो पीढ़ी आने वाली है वो तुम्हारे नाम को उजागर करना चाहे, तो फिर अभी से संघर्ष में लग जाओ। संघर्ष में लगने का मतलब ये नहीं है कि नेगेटिविटीज की कोई काम करो। संघर्ष में लगने का ये मतलब नहीं है कि किसी से जाकर लड़ाई कर लो। संघर्ष में लगने का मतलब ये नहीं है कि अपनी लड़ाई की मतलब एक गलत कार्यों को प्रमोट करो। संघर्ष में लगने का अर्थ यह है कि बेहतर कार्यों को चुनो और उस चीज में अपनी योगदान दो, अपनी भूमिका दर्ज कराओ और बेहतर कार्यों के लिए संघर्ष करो। ये तुम्हारी जो है मतलब संघर्षता है। अगर इस चीज को मानते हो तो फिर जो है आगे एक तरह से एक चीज और मिसाल बनाओ कि हम अपने औलादों को पढ़ाएंगे, हम अपनी जो है मतलब एक सोसाइटी के अंदर जो जिस सोसाइटी में है उस सोसाइटी के अंदर एकता को जो है एक मिसाल बनाएंगे, मतलब भाईचारे की, बंधुता की मतलब जो व्यवस्थाएं होती है उसको प्रमोट करेंगे। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो आने वाले समय काल में तुम्हें और अधिक जो है कमजोर माना जाएगा, और यही कमजोरी तुम्हारी सबसे बड़ी जो है बदहाली बनेगी। और जब तुम स्वयं से पूछोगे कि मेरे पास क्या है, तो फिर वहीं पे ये जवाब कह देना कि मेरे इतिहास को जाकर के देख लो, सबसे ज्यादा मजा आएगा। ये चीज बेवकूफी है। अगर तुम्हें बेहतर बनना है तो तुम अपनी परिचय स्वयं का दो। अगर इस चीज से दूसरे को साबित कर सको कि वो तुमसे कमजोर है, तब तुम बेहतर हो। अन्यथा बेहतर होने की कभी कभी जो है दावा मत करो, कभी दिखावा मत करो। ये तुम्हारी कमजोरी है। ये तुम्हारे को अगर कमजोर नहीं करेगा तो फिर कहना। तो मेरे भाइयों, इतना उग्र होकर जो मैं आज ये चीजें बोली, इन सभी चीजों से मैं क्षमा चाहता हूं। अगर आपको इन सभी चीजों में कुछ चीजें बुरी लगी हो, कुछ चीजें से आपके दिल को चोट पहुंचा हो, कुछ चीजों से जो आपको अगर खेद पहुंचा हो, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। और अगर आपको ये चीज अच्छा लगा हो, बेहतर लगा हो, तो फिर संघर्ष जारी रखो और सफलता करके दिखाओ, मतलब सफल होकर दिखाओ और ये साबित करो कि तुम जिस तरह से दुनिया में हो उस तरह से जिंदा हो। ये नहीं कि केवल दुनिया में हो। और जनसंख्या के जो है एक
एक कंडक्ट में आ रहे हो, मतलब टोटल जनसंख्या में तुम्हें गिने जा रहे हैं। ये मत बनो। अगर तुम्हें दुनिया में हो, इस चीज को साबित करना है तो कुछ करके दिखाओ। केवल इस मायने में तुम दुनिया में मत रहो कि तुम्हें जनसंख्या में गिने कि तुम 19-20 करोड़ हो गए हो। इसलिए आज की वीडियोस में मैंने जो आप लोगों के ऊपर, मतलब जो मुसलमानों की जो बातें थी, मुसलमान जिस तरह से कमजोर हो रहे थे, उन सभी चीजों पे जो मैंने बातें की, छोटी सी मतलब मेरी जो मतलब ये विवेचना थी, इस चीज में अगर कुछ गलती हुई हो तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। चलिए, धन्यवाद।